नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। राजनीतिक विश्लेषण की एक नई कड़ी लेकर आज फिर हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए गठबंधन के विस्तार की। एक दिन पहले, अगर आपको याद हो और आपने हमारी उस वीडियो को देखा हो, तो हमने इंडिया गठबंधन के बिखराव पर चर्चा की थी। एक तरफ कांग्रेस वाला इंडिया गठबंधन ताश के पत्ते की तरह ढहता जा रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा वाला एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्या है इसकी वजह? आइए इसे समझते हैं। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि 40 दलों के साथ पहली बार भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में उतरेगी। पार्टी नेतृत्व इस बार 400 सीटों का लक्ष्य हासिल करने को आतुर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इसका ऐलान भी कर दिया है। तो क्या इसके मद्देनजर ही 7 महीने में एनडीए का स्ट्रक्चर, उसका स्वरूप इसके रणनीतिकारों ने बदल कर रख दिया है और इसे आगे भी विस्तार देने की संभावना पर लगातार काम कर रहा है? इन सवालों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनडीए का कुनबा आखिर इतना बड़ा कैसे हुआ? कैसे उसे आगे विस्तार देने की संभावना भी टटोली जा रही है? और क्या यह और बड़ा हो सकता है? थोड़ी इस पर बात कर लेते हैं। तो चुनावी इतिहास बताता है कि बीते 26 सालों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। इससे पूर्व भाजपा 2 दर्जन यानी 24 से कम दलों को साथ लेकर ही चुनाव लड़ती थी। लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 40 से ज्यादा सहयोगी दलों के साथ सत्ता पर काबिज होने को उतरेगी। जयंत चौधरी की पार्टी लोक दल के इस गठबंधन में शामिल होने के बाद एनडीए में कुल 40 पार्टियां हो गई हैं। खबर है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी भी इसमें शामिल होने वाली है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वैसे राजनीति में कुछ भी संभव है, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपुष्ट सूत्र बता रहे हैं कि पंजाब का शिरोमणि अकाली दल यानी अकाली दल बादल और तेलंगाना की बीआरएस से भी भाजपा नेतृत्व की बातचीत चल रही है। अब तक पानी पी पी कर भाजपा को कोसने वाली इन दोनों पार्टियों के साथ सीट समझौते के आसार दिख रहे हैं और अगर सहमति बन गई तो एनडीए की रेखा और लोकसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व और बड़ी हो सकती है। कहा जाता है कि राजनीति में न तो कोई किसी का स्थायी दुश्मन है और न ही स्थायी दोस्त। उदाहरण आप सबके सामने है, होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति हमेशा परिस्थिति और विषय के अनुसार होनी चाहिए। व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इससे लोकतंत्र को भी नुकसान होता है। लोकतंत्र पुष्ट नहीं होता, उत्तरोत्तर आगे नहीं बढ़ता। साथ ही जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस देश को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि संवादहीनता की स्थिति से लोकतंत्र को पुष्ट या उसे ग्रेजुअली आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। बहरहाल भारत में तो ऐसा कम देखने को मिला है। तो एनडीए के विस्तार के पीछे की आखिर वजह क्या है? इतना विस्तार आखिर भाजपा के नेतृत्व को कैसे कामयाबी मिली इसमें? तो विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस समेत 26 दलों का इंडिया गठबंधन तैयार किया। इन दलों का वोट प्रतिशत करीब 60% है, जैसा कि इनके नेता दावा करते रहे हैं। लेकिन पिछले 2 से 3 सप्ताह में ही यह बुरी तरह बिखरने लगा। लेकिन इसने एनडीए को मजबूत करने के लिए उत्प्रेरक का काम कर दिया, एक कैटलिस्ट का काम कर दिया। जैसे आप केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में जब आप दो केमिकल्स को मिलाते हैं तो कई बार वो रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि उसके गुण उस प्रकार के होते हैं। तो उसमें कोई एक उत्प्रेरक
ऐसा केमिकल डाला जाता है, ऐसा एजेंट री एजेंट डाला जाता है जिससे कि वो फिर उसमें प्रतिक्रिया होने लगती है और दोनों मेटल्स जो है या दोनों केमिकल्स जो हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वो सक्रिय हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही काम इंडिया गठबंधन ने एनडीए के लिए कर दिया। स्वयं तो खत्म होने के कगार पर है लेकिन एनडीए को राह दिखा दिया। दूसरा बड़ा कारण है कि भाजपा इस बार राजीव गांधी के 403 सीटों का 1984 का रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है, जिसे हासिल करने में जुट गई है। भाजपा नेतृत्व इस बात को बखूबी जानते हैं कि वर्तमान राजनीतिक हालात में बिना किसी गठबंधन को विस्तार दिए यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतनी सीटें हासिल करने के लिए वोट प्रतिशत में इजाफा करना होगा और वोट का प्रतिशत तभी बढ़ेगा जब छोटे छोटे दलों को मिलने वाले वोटों को भी अपने बक्से में यानी अपने कुनबे में समेट लिया जाए। तो भारतीय लोकतंत्र का यह जमीनी सत्य है कि अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के अपने आधार हैं, चाहे वह व्यक्तिवादी राजनीति को लेकर हो, पारिवारिक राजनीति को लेकर हो, वंशवाद की राजनीति को लेकर हो, या फिर किसी क्षेत्रीय पार्टी के अपने प्रोग्राम और पॉलिसीज के कारण हो। तो अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के अपने आधार हैं, चाहे वह अपने दम पर सीट नहीं निकाल पाए लेकिन दूसरों के साथ खड़ा होने से उन्हें मजबूती मिल जाती है, उन्हें वो मजबूती प्रदान कर देते हैं। यानी किसी के पास 1% वोट है, किसी के पास 2 है, किसी के 5% वोट है, तो वो वोट स्विंग का काम करते हैं। अगर वह क्षेत्रीय दल किसी राष्ट्रीय दल के साथ मिल जाता है तो इतने में राष्ट्रीय दल की बाँछें खिल जाती हैं, उसकी गाड़ी सीधे आगे निकल जाती है तुलनात्मक दृष्टि से। तो इसको पंजाब में अकाली दल बादल और आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने पिछले दशकों में साबित किया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी यही बात बिहार और यूपी में भी लागू हुई है, जहां नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के साथ लोजपा रामविलास के साथ आने से भाजपा ने पिछले चुनाव में क्लीन स्वीप किया था, 40 में से 39 सीटें अपनी झोली में झटक लिया था। यूपी में भी कई छोटे दलों, जिनमें अपना दल था, राष्ट्रीय लोक दल भी थे, संजय निषाद की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी शामिल है, ने 80 में से 64 सीटें जीतने में सफलता भाजपा को दिला दी थी। यानी मैं चुनाव 2019 की बात कर रहा हूं, लोकसभा की। पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस बार भाजपा इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के 60% वोट में विखराव से ही यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता, बल्कि उसे अपने बक्से में, अपने पाले में सहेजने का जुगाड़ भाजपा को करना ही होगा। और यह बड़ा लक्ष्य है, इसलिए कुनबा भी बड़ा होना चाहिए। जब तक आप अपने कुनबे को विस्तार नहीं देते तब तक आप 60% वोट में सेंध लगाने की स्थिति में नहीं होंगे। शायद भाजपा नेतृत्व को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई है। तो अब आइए आपको बताता हूं कि अभी एनडीए गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं और विस्तार का स्वरूप किस तरह से दिया गया है। तो फिलहाल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसे आप कहते हैं, में राष्ट्रीय स्तर की 2 भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी है। आप सुनकर ये चौंक रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी तो नेशनल पार्टी है ही है, लेकिन एक और पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी मेघालय की पार्टी है, जिसका गठन पीए सांगमा ने किया था, जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद एनसीपी शरद पवार के साथ गए थे, उसका गठन हुआ था, और उसके बाद फिर उनके ही वारिस ने इस पार्टी का गठन किया है और वो अब बहुत सफलता से वहां चला रहे हैं। क्षेत्रीय दलों में प्रमुख रूप से शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी और आरपीआई महाराष्ट्र, जेडीयू, आरएलजेडी, लोजपा रामविलास, रालोजपा, हम यानी बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी, आजसू झारखंड में, आरएलडी सुभाषपा, अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश शामिल है। इनके अलावा एनडीए में हरियाणा से जेजेपी, कर्नाटक से जेडीएस, असम से एजीपी, तमिलनाडु से पीएमके और तमिल महिला कांग्रेस जैसी पार्टियां शामिल हैं। गोवा की महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी और पुडुचेरी की एनआर कांग्रेस भी एनडीए का हिस्सा है। तो पूर्वोत्तर की सिक्किम नेशनल फ्रंट, एनडीपीपी जैसी छोटी छोटी कम से कम 10
राजनीतिक दलों ने, पार्टियों ने भी एनडीए की छतरी के तले चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया है। ये उसका विस्तार का स्वरूप, इससे आप समझ सकते हैं कि किस कदर इसको विस्तार देने की कोशिश भाजपा की ओर से की गई है। मगर इसमें गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 5 वर्षों में इतना बड़ा कुनबा एनडीए का नहीं था, सिमट गया था। केवल पिछले 7 महीनों में ही एनडीए का स्वरूप बदला है। तो सवाल उठता है कि क्या एनडीए ने इस पर तब ध्यान दिया जब इंडिया गठबंधन सामने आया? अगर मैं साफगोई से बात करूं, स्पष्टता से बात करूं, ईमानदारी से बात करूं, तो इसका जवाब हाँ में है। इसको समझने के लिए मैं आपको इंडिया गठबंधन के बीजारोपण यानी उसके गठन की बात जो है, एनडीए की सक्रियता की तारीख याद दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में नीतीश कुमार के प्रयास से 23 जून 2023 को हुई थी। इसमें 16 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए थे। फिर इस ग्रुप की दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में हुई। इसी बैठक में विपक्षी गठबंधन इंडिया बनाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद अगली बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर 2023 को हुई। इसमें पटना में नीतीश कुमार ने, जबकि बेंगलुरु में सोनिया गांधी ने बैठक की अध्यक्षता की थी। मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने बैठक आयोजित की थी। इंडिया गठबंधन की हवा को देखते हुए ही जुलाई 2023 में दिल्ली के अशोका होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की भी बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में 38 दलों को बुलाया गया था। हालांकि इन 38 में से कई ऐसे दल थे जिसका जमीन पर राजनीतिक जनाधार या तो नहीं था या न के बराबर था। तब इंडिया गठबंधन के दलों ने एनडीए के कुनबे पर काफी तंज कसा था। लेकिन 7 महीने में अब एनडीए का पूरा स्ट्रक्चर बदल चुका है। तारीखों के उल्लेख से यह समझना आसान है कि एनडीए क्यों इतनी सक्रिय हुई। कि जो तारीख हमने आपके सामने उल्लेख किया है, उससे आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब इंडिया गठबंधन की शुरुआती विपक्ष की बैठक की शुरुआत हुई, नीतीश कुमार ने जब ये इनिशिएटिव लिया, अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया, तब जाकर एनडीए की नींद टूटी और उन्होंने भी अपने कुनबे को विस्तार देना शुरू कर दिया। हालांकि अपनी राजनीतिक लड़ाई को जीतने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ऐसा कहना कि इंडिया गठबंधन की तीव्रता को देखकर ही एनडीए ने स्वयं को विस्तार देना शुरू किया, यह बिल्कुल सही होगा। भाजपा नेतृत्व की व्यग्रता और सक्रियता के कारण ही आज इंडिया गठबंधन कमजोर होता जा रहा है, जबकि एनडीए में अब जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर और आरएलडी जैसी बड़ी पार्टियां शामिल हो गई हैं। इनमें से 2 पार्टियां जेडीयू और आरएलडी पहले भी इंडिया गठबंधन में थी। जेडीयू बिहार में, आरएलडी यूपी में और जेडीएस कर्नाटक की राजनीति में प्रभावी हैं। इसका अंदाजा स्पष्ट अभी वर्तमान स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। और जो इनका इतिहास रहा है, इनके समर्थकों का इनके साथ सदैव अटल खड़ा रहने का, इनके साथ अडिग रहने का, उससे ये स्पष्ट है कि इन तीनों दलों का आधार इनके अपने अपने क्षेत्रों में, अपने राज्यों में मजबूत है। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि भाजपा ने अपना विस्तार जिस तरह से दिया है, जिस तरह से उन्होंने अपनी गोटी फिट करनी शुरू कर दी है उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में या फिर कर्नाटक जैसे राज्य में, उससे ये अवश्यंभावी लगता है कि भाजपा अब इंडिया गठबंधन से कहीं आगे निकल चुकी है। तो एनडीए गठबंधन कितने राज्यों में मजबूत है, यहां हम सब के लिए भी ये बात जानना बड़ा जरूरी है। तभी हम आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ये विश्लेषण कर पाएंगे कि आखिर हम कैसे निर्णय लें और किस दिशा में हमारे कदम आगे बढ़ने चाहिए। तो एनडीए के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा नीत नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस देश के 25 राज्यों में सीधे तौर पर अब प्रभावी हो चुका है। इसके 2 आधार हैं। इसे हम भाजपा की अपनी सरकार, जहां भाजपा की अपनी खुद की बहुमत वाली सरकार प्रदेशों में है, गठबंधन वाली सरकार जहां भाजपा दूसरे अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है, और तीसरा
विपक्षी दलों के साथ क्षेत्रीय दलों वाली सरकार वाले राज्यों के नजरिए से आसानी से समझ सकते हैं। उसका विश्लेषण करके हम आसानी से उस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि कैसे हम ये कह रहे हैं कि भाजपा 25 राज्यों में सीधे तौर पर प्रभावी है। पहले मैं आपको बताता हूं कि भाजपा किन राज्यों में मजबूत है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अरुणाचल, गोवा और त्रिपुरा में मजबूत है, प्रभावी है। इन राज्यों में पार्टी अकेले दम पर सरकार में है, इसलिए यह मेरा कहना है। इसके अलावा भाजपा बिहार, महाराष्ट्र, सिक्किम और मेघालय में भी प्रभावी है, क्योंकि यहां सरकार में दूसरे नंबर की पार्टी है भाजपा, उस भूमिका में और मजबूत भूमिका में है। अगर बात करें झारखंड, बंगाल, हिमाचल और कर्नाटक की, तो इन राज्यों में भी भाजपा का मजबूत जनाधार है और इसको भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है, इसको प्रूव किया है कि झारखंड में इनकी सरकार बड़ी मजबूत सरकार रही है, बड़े मजबूत विपक्ष के रूप में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल में भी आपने देखा है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में रही है, वहां हमेशा अलट पलट होता है, एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा सत्ता में आ जाती है, तो इसका मतलब है कि भाजपा का आधार वहां मजबूत है, उसे आप उससे इनकार नहीं कर सकते। और कर्नाटक में भी भाजपा शासन में रही है, अभी कांग्रेस का शासन है वहां, तो इसलिए इन राज्यों में भाजपा मजबूत है, इसका जनाधार है। और पार्टी इन राज्यों में फिलहाल विपक्ष में है, लेकिन मजबूत विपक्ष की भूमिका में है, ऐसा मेरा मानना है। अगर दक्षिण में नजर दौड़ाएं तो तेलंगाना और तमिलनाडु में भी बीजेपी का जनाधार है, लेकिन यहां तीसरे नंबर की भूमिका में है। जम्मू कश्मीर में भी भाजपा का अपना जनाधार है, जहां गठबंधन में ही सही पार्टी सत्ता में रही है पीपीपी के साथ। धारा 370 हटाने और नए कई अनुसूचित जाति से संबंधित प्रावधान, आरक्षण से संबंधित प्रावधान है, पंचायत चुनाव को लेकर के है, तो इन सारे स्टेप्स जो केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए हैं, इन स्टेप्स के द्वारा, इन प्रावधानों, नए नियमों कानूनों को लागू करने के कारण से भाजपा का जनाधार जम्मू कश्मीर में काफी बढ़ा है। दूसरी तरफ जो लद्दाख का रीजन था उसे वहां से अलग कर और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ऐसे में अब जो वर्तमान जम्मू कश्मीर है, अगर उसे फुल स्टेटहुड के रूप में रिस्टोर किया जाता है और जब चुनाव होते हैं, तो भाजपा निश्चित रूप से वहां मजबूत प्रदर्शन करेगी। और अब बात करते हैं एनडीए के घटक दलों की कि वो कौन कौन से घटक दल हैं जो एनडीए में शामिल हैं और उसके क्या हालात हैं। इसे बिहार में जेडीयू, लोजपा, दोनों गुट यानी रामविलास गुट और रामविलास पासवान के जो भाई हैं, जो वर्तमान में कैबिनेट में, यहाँ मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, उनका भी, वो दोनों के दोनों आज भाजपा की एनडीए में शामिल हैं। हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है और आरएलजेडी जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, तो ये सियासी तौर पर वहां प्रभावी है, क्योंकि इनका अपना एक जातिगत समीकरण है, जातिगत इनका अपना एक आधार है, तो इसीलिए ये मजबूत है वहां। इसी तरह महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग हटकर और आज सत्ता में है, मुख्यमंत्री हैं वहां। एनसीपी, अजीत पवार, जो शरद पवार से अलग हटकर आज अब पार्टी भी इन्होंने हथिया ली है, निर्वाचन आयोग ने उनके फेवर में दे दिया, उनका जो चुनाव चिन्ह था वो भी अजीत पवार गुट को दे दिया गया, शरद पवार के हाथ में कुछ नहीं रहा, यानी पूरी पार्टी अब उनके कंट्रोल में आ गई और अजीत पवार आज सत्ता में है, वहां उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में। पीजेपी और आरपीआई अठावले का भी महाराष्ट्र में बड़ा मजबूत जनाधार है, क्योंकि वहां से वो लगातार जीत कर आते रहते हैं। सत्ता में रहने का फायदा तो मिलने के बड़े आसार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये पूरा का पूरा गुट भाजपा के साथ मिल करके आज सत्ता में है और उन्होंने अपने जो विपक्षी पार्टी है, जो महाविकास जिसे आघाड़ी कहते हैं, उसको उन्होंने सत्ता से बाहर कर रखा और तोड़ मरोड़ कर उसे कमजोर भी कर दिया। एनसीपी, शरद पवार का अस्तित्व ही खतरे में है और उद्धव ठाकरे गुट को पूरी तरह से, एक तरह से विकलांग कर दिया है पार्टी को तोड़ करके। तो यूपी में अपना दल सोनेलाल
आरएलडी, निषाद पार्टी और सुभाषपा का भी क्षेत्रीय स्तर पर जनाधार है। कर्नाटक में जेडीएस तीसरे नंबर की पार्टी है। असम में 2 विधायकों वाले दल और हरियाणा में 10 विधायकों वाले दल जेजेपी सहयोगी है। उसी की बदौलत राज्य में एनडीए यानी भाजपा सरकार में है। तो उनका अपने एक जातिगत आधार है, क्षेत्रीय आधार है। हरियाणा में खास करके जेजेपी की जननायक जनता पार्टी का उनका अपना आधार है। तो इसीलिए उससे भाजपा को मजबूती मिलेगी कांग्रेस के खिलाफ लड़ने में। अगर हम बात सीटों की करें तो एनडीए के दल लोकसभा की 500 सीटों पर सीधे तौर पर प्रभावी है। इसका कहने का भी मेरा आधार है। आंध्र की 25 और केरल की 20 सीटों पर ही एनडीए और उसके गठबंधन के दलों का कोई मजबूत जनाधार नहीं है। ये जो गठबंधन दल हैं, जो घटक दल हैं एनडीए के, उससे आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि भाजपा को किस प्रकार मजबूती मिल गई है इन कंपैरिजन विथ इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के मुकाबले। अब थोड़ा सा मैं एनडीए का इतिहास आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि एनडीए के संरचना, वर्तमान संरचना पर हमने चर्चा की है। क्या कुछ होता रहा है इसके साथ, राजनीतिक घटनाक्रम कैसे कैसे आगे बढ़ा और एनडीए ने उत्तरोत्तर कैसे सत्ता को हासिल किया है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो एनडीए का मतलब आपको पता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। 1996 में संयुक्त मोर्चा की वजह से जब बीजेपी सरकार बनाने से चूक गई, तो 1998 में एनडीए बनाने की पहल हुई। एनडीए बनाने में जेडीयू के जॉर्ज फर्नांडिस पूर्व रक्षा मंत्री और बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनडीए के घटक दल अब तक साथ में मिलकर 6 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 4 में जीत हासिल की और केंद्र में सरकार बनाई। एनडीए के पहले चेयरमैन अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2004 से 2012 तक आडवाणी ही इसके चेयरमैन रहे। एनडीए में दूसरा अहम पद संयोजक का होता है। जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के पहले संयोजक रहे। आडवाणी के समय शरद यादव भी एनडीए के संयोजक बनाए गए थे। फिलहाल अमित शाह एनडीए के चेयरमैन है। हालांकि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होगी, क्योंकि एनडीए का जो संगठन था उसकी बैठक थी, नहीं हो रही थी, सक्रिय नहीं था। अब जाकर इसे सक्रिय किया गया है, तो इसीलिए चर्चा करना जरूरी था। इसीलिए मैंने ये उल्लेख किया कि फिलहाल एनडीए के चेयरमैन अमित शाह हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं। लेकिन संयोजक का पद लंबे अरसे से खाली है, क्योंकि जनता दल यू ने बीच में ही भाजपा से नाता तोड़कर अलग वो चला गया था और लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बिहार में उन्होंने सरकार बना ली थी। नीतीश कुमार की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन अब फिर उनको गच्चा देकर वो फिर भाजपा के साथ आकर खड़े हो गए हैं। अब यह पद फिर से जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता को मिलने की बात कही जा रही है। इसकी संभावना प्रबल है, क्योंकि बिहार से वही सबसे बड़ी पार्टी है और जो कि भाजपा के बाद सर्वाधिक सीट जीतकर वहां से आती है। ऐसे में उनका क्लेम बनता है, क्योंकि पहले भी जॉर्ज फर्नांडिस उसी पार्टी से थे और संयोजक बनाए गए थे। 1999 में एनडीए के 21 दल मिलकर चुनाव लड़े थे, जिसे लोकसभा की 302 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बड़ी जीत थी उस समय और बहुत आश्चर्यजनक जीत थी। 2004 में एनडीए के दलों की संख्या 12 पर पहुंच गई और उसे सिर्फ 189 सीटों पर जीत मिली। 2009 में एनडीए का परफॉर्मेंस और ज्यादा बिगड़ा। इस चुनाव में 8 दल उसके साथ थे, जिसे 158 सीटों पर ही जीत मिली। 2014 में बीजेपी ने एनडीए का नए सिरे से पुनर्गठन किया। 24 दलों के साथ एनडीए मैदान में उतरी और लोकसभा की 336 सीटों पर जीत दर्ज की। यही वो समय था जब देश के प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहले सामने आया था और एनडीए की ओर से यानी भाजपा की ओर से आया, फिर एनडीए की ओर से उसका समर्थन किया गया। 2019 में एनडीए गठबंधन के तहत 21 दल मैदान में थे। इससे आने वाले चुनाव में अब आपको फैसला लेने में आसानी होगी, क्योंकि उम्मीद है कि मैं एनडीए का चुनावी गणित आपको अच्छी तरह समझा सका हूं। लोकतंत्र का तकाजा है कि मतदाता को उन सभी राजनीतिक पहलुओं से पूरी तरह अवगत रहना चाहिए जिसके आधार पर देश के भविष्य के लिए उन्हें फैसला लेना होता है। और मुझे उम्मीद है कि आज
जिन पहलुओं पर मैंने चर्चा की, उससे आपको इन सभी पहलुओं को समझना आसान होगा। आज बस इतना ही। फिर हम राजनीतिक विश्लेषण की एक और नई कड़ी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगे हाथों आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।